एवरीवन, आज हम हैं 7 कामराज रोड, बंगलो नंबर 7, SPS बघेल जी के घर में, और हमें आमंत्रित किया गया है कुछ बातें अनकही और दिल से जो हम उनके साथ करेंगे। तो चलिए मिलते हैं मिनिस्टर श्री SPS बघेल जी से। नमस्कार सर, आपकी जो स्माइल है हमेशा ही यूं ही बनी रहे। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, बहुत दिनों से मैं ये चाह रही थी कि आपके बारे में सबको बताया जाए। जनरली लोग ये जानते हैं कि 5 लोकसभा, 1 विधानसभा, 1 राज्यसभा से मनोनीत होकर के आप आते हैं, और आप लखनऊ में भी मिनिस्टर हैं, योगी जी के यहाँ भी, और केंद्र में भी हैं, हमारे मोदी जी के यहाँ भी। तो इन सब के बावजूद जो पीछे अगर हम पन्ने पलट करके देखते हैं तो कहाँ से एक शिक्षक एक राजनेता बना? नहीं, उसके पहले पुलिस, फिर शिक्षक, फिर राजनेता। अच्छा, तो पहले पुलिस, ठीक जी। है। तो पुलिस तो बहुत कड़क बात हो गई, तो कुछ बताएं। जीवन यापन के लिए पुलिस में गया, फिर लगा कि राजनीति वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से ज़्यादा सेवा हो सकती है। छोड़ते तो खाते गया, तो मैं MSc करके गया था पुलिस में, फिर लॉ PhD बाद में की पुलिस में रहते हुए। उच्च शिक्षा सेवा आयोग इलाहाबाद में है, उसमें डिग्री कॉलेज के लेक्चर्स के लिए जगह निकली, फॉर्म भर दिया, कमीशन ने चयन कर दिया। आगरा कॉलेज आगरा मिला, तो इस कॉलेज का बड़ा गौरवशाली इतिहास है 1823 का, 200 साल हो रहे हैं। चूँकि प्योर गवर्नमेंट जॉब में यू हैव टू रिजाइन, इसमें क्या है कि एडिट कॉलेज है, हम छुट्टी लेके राजनीति कर सकते हैं, जैसा दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU के लेक्चर्स वगैरह करते हैं। तो ये सफर है, यहाँ से शुरू हुआ और कारवां बनता चला गया। तो वाई आगरा? आगरा आपको इतना क्यों भाग गया? नहीं, आगरा कॉलेज आगरा में जब मैं एज ए लेक्चरर आया तो इसलिए, और नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है। अच्छा, तो स्वाभाविक बात है कि फिर वहां रहूंगा तो उसी के आसपास की राजनीति करूंगा। अच्छा। तो ये जो आपका राजनीति में आने का निर्णय था, वो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को, जो आपका बचपन से व्यक्तित्व रहा होगा, उसको दर्शाता होगा। हाँ, क्लास 1 से मॉनिटर रहा, 40-50 बच्चे होते हैं, फीस इकट्ठी करनी उनकी, चौक डस्टर का वो करना, रजिस्टर लाना ले जाना। हाँ, यहाँ से लीडर लीडरशिप क्वालिटी शुरू से होती ही। है। हाँ, लीडर। तो वहाँ से फिर कॉलेज के इलेक्शन, और कॉलेज के इलेक्शन से फिर मैं सीधे लोकसभा का चुनाव लड़ा। अच्छा, और वहां पर आपको क्या लगता है, आपको लाने का श्रेय किसे जाता है? निसंदेह राजनीति में पहला ब्रेक तो श्री मुलायम सिंह यादव जी ने दिए जी। और मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड का स्टेट प्रेसिडेंट बना करके सीधे राजनीति की शुरुआत की। ओके। तो पहला ब्रेक उन्होंने दिया, और पहली टिकट भी उन्होंने काटी। तो फिर BSP ने टिकट दे दिया। हाँ, लड़ा, लेकिन बहुत उस जमाने में 38,000 से चुनाव हारा। लेकिन 16 महीने बाद जो जिन्होंने काटी थी उन्होंने लाके दी, और रिजल्ट भी ये हुआ कि जीत गया। फिर दोबारा दी, दोबारा जीत गया, दोबारा दी, दोबारा जीत गया। फिर चौथी बार में फिर काट दी। तो मैं फिर BSP ने मेरे को राज्यसभा दी। राज्यसभा छोड़ के 3 साल की मैं BJP में आया, जब श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी राष्ट्रीय राजनीति में आए गुजरात छोड़ के। अच्छा। तो लगा कि अब ये समय है, ये 2 मर्द हैं। हाँ, जो देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। ओके। तो बस, तो उसमें अपना सहयोग करना चाहिए। तो लोग इसको पार्टी छोड़ना कहेंगे, लेकिन देश की राजनीति में कोई व्यक्ति नहीं है जिसने 3 साल की राज्यसभा छोड़ दी हो और लोकसभा का टिकट लिया, और वो भी उत्तर प्रदेश की खतरनाक सीट पर लिया, और वो सेपी परिवार के सामने लड़ा हो। तो इसको आप दल बदल नहीं कह सकते, क्योंकि या तो उससे अच्छा कुछ मिला हो। तो राज्यसभा गोद का बच्चा होता है हमेशा, जो आपके हाथ में, बिल्कुल, और लोकसभा की टिकट पेट का बच्चा होता है।
कुछ जी, भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। हो भी गया। हाँ, हाँ। तो इस तरह से आपने ये अपना शुरू किया सफर। हम्म। अगर हम और पीछे जाके देखें तो एसपीएस बघेल एक बच्चा, कैसा बच्चा? बहुत और नटखट, हाँ, हाँ, शरारती, लेकिन पढ़ाकू। ओके। हाँ। और लीड करना बचपन से शौक था। हम्म। 5 साल के रहे होंगे तो गांव में आई हुई बारात को पानी पिलाया होगा, पूरी सर्व की होगी, अच्छा। टेंट का खूंटा गाड़ा होगा। तो यहाँ से ही एक अ, नेतृत्व पैदा होता है, और वही करता है जिसमें मौलिक रूप से नेतृत्व के गुण होते हैं। बिल्कुल, ये तो पक्की बात है। पर फिर भी कहीं ना कहीं प्रभाव होता है फैमिली का। फादर का कोई प्रभाव रहा है? नहीं, मैं तो फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन हूँ। मेरे पिताजी पुलिस अफसर थे। इसलिए आप पुलिस में चले गए? हाँ, उस समय क्या होता था कि लड़के सारे फॉर्म भरते थे, अच्छा। और जहाँ चयन हो जाता था ईश्वर का प्रसाद मानते थे। कुछ भी कर लो भाई, कुछ भी नौकरी कर लो, करनी है। नौकरी कर लो, अपने पैरों पे खड़ा होना है। और हाँ, हाँ। 21 साल कुछ दिन का हुआ था, तो यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए चयन हो गया। तो उस समय आज बच्चे कहते हैं आई विल बी डॉक्टर, आई विल बी इंजीनियर, आई विल बी आईएएस, आई विल बी आईपीएस, हम्म। फौज में जाना है, स्टार्टअप करना है, स्टार्टअप, कोई हाँ। नौकरी नहीं करनी है। बिल्कुल। तो ये तो हमने तो एमबीए, बीबीए, एमसीए का कोर्स ही नहीं सुना था। बिल्कुल। मैं तो एमएससी तक केवल एक कोर्स सुना था, सोशल वर्क वाला, हम्म। एमएसडब्ल्यू। एमएसडब्ल्यू। हाँ, वो सुना था कि फैक्ट्री में नौकरी लग जाती थी। तो हम लोग बीए, बीएससी, नहीं, बीए, बीएससी, बीकॉम, हाँ, एमए, हाँ। एमएससी, एमकॉम, लॉ, पीएचडी, बीएड। बस। और एक बिलीफ साइंस होती थी कि चलो लाइब्रेरियन बन जाएंगे। तो ये सब इतना स्कोप नहीं था, या गांव में रहने की वजह से क्या क्या हो रहा है देश दुनिया में वो पता भी नहीं रहता था। जब 16.5 से 18.5 एनडीए होती है, हमें पता ही 19 साल में चला कि एनडीए भी कुछ चीज होती है, जो फौज में कमीशन लेने का एक तरीका होता है, हाँ, हाँ। एनडीए या सीडीएस। जी। तो देहाती बच्चों के साथ हमेशा ये रहा कि एक्सपोजर नहीं मिला, जी। और वातावरण भी नहीं होता है बहुत ज़्यादा पढ़ाई का वहाँ। तो आपने देहाती बच्चों की बात की, पीछे मैं आपका एक वीडियो देख रही थी जिसमें आप नल से पानी पी रहे थे एक खेत में जाकर के, अच्छा, और वो ट्रिक बता रहे थे कि वो कैसे वो पिया जाता नल है। नहीं है, वो ट्यूबवेल है। हाँ, उसमें 4 इंच अथवा 6 इंच का पानी प्रेशर के साथ निकलता है। क्योंकि मेरे गांव में मेरा अपना ट्यूबवेल था, हाँ, हाँ। तो जहाँ एग्जिट है पानी का, अगर वहाँ आप ऐसे हाथ लगा देंगे तो पूरा फैलेगा, बिल्कुल। और जहाँ गिर रहा है वहाँ करेंगे तो भी कपड़ों पे आएगा। तो जहाँ एग्जिट है वहाँ पर एक पाइप बना देते हैं हाथ से, ओके। तो उतना पानी आ जाता, तो एक बूंद नहीं गिरेगी और आप पानी पी लेंगे। तो तो ये केवल गांव वही, के देहाती बूटे जानते हैं इस चीज को। तो ग्रामीण जब आप परिवेश में जाते हैं, और जैसा कि आपने कहा कि उस समय पर बताने वाला कोई नहीं होता है, तो अब जब आप ग्रामीण युवाओं से मिलते हैं तो आप उनको किस तरह से मार्गदर्शन करते हैं? आ, एक तो पढ़ाई के लिए मैं हमेशा प्रेरित करता हूँ। जी। एक थोड़ी सी दिल्ली के लोगों ने गलती की आज़ादी के साथ, उसकी सजा गांव के लोग भुगत रहे हैं। बिल्कुल। चाहे गांव में वो एससी हो या बीसी हो या सामान्य कैटेगरी का होता है, गांव गांव होता है, जिसमें दोयम दर्जे की शिक्षा, दोयम दर्जे की चिकित्सा मिलती है, और दोयम दर्जे की नहीं, तीसरे चौथे दर्जे की नागरिक सुविधाएं वहाँ जी। मिलती हैं। देश आज़ादी के साथ यहाँ थोड़ी गलती हुई कि उन्होंने समान शिक्षा नहीं की। हम्म। पहले तो मैं रोना रोता हूँ, फिर सॉल्यूशन बताता हूँ। तो रोना रोना ये है कि अगर समान शिक्षा हो जाती, उदाहरण के तौर से हाँ। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का नाती, हाँ। नाती होंगे उस समय, हम्म। और राष्ट्रपति भवन के चपरासी का बच्चा, दिल्ली के कमिश्नर का और सिपाही का, दिल्ली के नगर सेठ का और भिखारी का, दिल्ली के मंत्री और संतरी का बच्चा एक ही हॉल में, एक ही सिलेबस, समान शिक्षा पढ़ रहे होते, तो आज़ादी के 78 साल हो गए हैं, गांव गांव हम्म। 5वीं पीढ़ी में कोई ना कोई अफसर बन चुके होते हैं। बन चुके होते। दूसरा, शिक्षा समान होनी चाहिए, शिक्षा में वर्गीकरण नहीं होना चाहिए था, हम्म। और अब तो बहुत लेट हो गए।
लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी मोदी जी लाई हैं, काफ़ी उसकी वजह से क्षतिपूर्ति हो पा रही है। पहला स्टैंडर्ड, आज जब वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण हो गया तो पहला स्टैंडर्ड तो फिर ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज है ही। हम्म। जब तक वैश्वीकरण नहीं था तब भी देश की आज़ादी दिलाने वाले सभी महान नेता लगभग विदेश से पढ़ के आए, अभी भी जा रहे हैं बच्चे? जिनमें खास तौर से महात्मा गांधी जी हाँ, स्वयं, जवाहरलाल नेहरू साहब, स्वयं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। इंदिरा गांधी, राहुल, हाँ, राजीव नहीं गांधी, अभी है ना, तो मतलब दिस इज आज़ादी अ, वाली, मैं आज़ादी वाली बात, अच्छा, जिनके हाथ में निर्णय लेना था, ठीक है। जो नीति निर्धारक थे। और भी रहे होंगे, कैलाश नाथ काटजू, पट्टाभी भैया, राइट, दे यूज्ड, सरदार पटेल स्वयं यस, 12 किए थे। हाँ, तो जब देश आज़ाद हुआ तो कुछ तो, पोरबंदर के दीवान थे गांधी जी, तो जा सकते थे। हाँ, नेहरू जी के पिताजी की प्रैक्टिस आज के बड़े वकीलों से भी ज़्यादा थी। हम्म, बाबा साहब को स्पॉन्सर्ड कर दिया गायकवाड़ साहब ने, हाँ जी, बिल्कुल, तो वो गए। जब देश आज़ाद हुआ तो बाबा साहब तो चाहते थे समान शिक्षा, हाँ, क्योंकि वो दलित समाज से आए थे और वो विपन्नता भोग के आए थे, स्वयं दूसरे की सहायता से गए थे, तो उनका समाज तो नहीं जा सकता था, बिल्कुल, तो वो समान शिक्षा चाहते थे। ऐसा संविधान सभा के अंतिम जीवित व्यक्ति से मैं मिला जब 1998 में एमपी होके आया, तो ऐसे पूछा हम्म, बाबा साहब की क्या राय थी, उन्होंने कहा वो तो समानता, समतामूलक समाज चाहते ही थे, गैर बराबरी चाहते थे, और वो शिक्षा से ही आ सकती है। तो बाकी लोगों ने नहीं माना, 100 से ऊपर मेंबर थे, मुझे लगता है बाकी लोग जानते थे अगर सारा सभी, अंतिम समाज पढ़ हाँ, जाएगा तो फिर वो बहस करेगा, घोषणा पत्र देखेगा, बिल्कुल, मैनिफेस्टो पे चर्चा करेगा, हाँ, अंग्रेजी पढ़ेगा, हमसे तर्क वितर्क करेगा, तो इनको ऐसे ही रहने दो। तो ये तो मैंने आज के संदर्भ में कहा कि ये ऊपर की विश्वविद्यालय हैं, हाँ, हाँ, लेकिन भारत में देहरादून का दून स्कूल, दून, अजमेर का मेयो कॉलेज, ग्वालियर का सिंधिया, सिंधिया, नैनीताल का शेरवुड आदि आती, शायद इससे भी अच्छे भोग होंगे। हाँ, हाँ, फिर एक श्रेणी है पीटर्स पैट्रिक चार्ल्स जर्जी जीटी गवर्नमेंट का डीपीएस। हाँ, फिर एक उनसे थोड़ा कम फीस और कम स्टैंडर्ड के सो कॉल्ड स्कूल हैं। लास्ट में होते थे जिला पंचायत सरकारी स्कूल में, जहाँ से हम लोग पढ़ के आए। तो मैं लोगों से कहता हूँ कि दुनिया में कोई काम अपनी हैसियत से बढ़ के करोगे तो बर्बाद होने की आशंका है, लेकिन एक काम है जिसमें गारंटी है कि यदि हैसियत मिटा दोगे अपने बच्चों की गुड क्वालिटी एजुकेशन पर, बहुत बढ़िया, तो सब कुछ वापस आ जाएगा क्या जो बात है हैसियत गई है। जी, क्योंकि सत्ता वो चाबी है जिससे दुनिया का हर ताला खुलता है, लेकिन शिक्षा वो चाबी है जिससे जंग लगे हुए ताले खुलते हैं। बिल्कुल, और शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है, नहीं तो मिनमिनाता है। तो मैं यही पेरेंट्स से और बच्चों से कहता हूँ। दूसरा, फार्मूले भी बताता हूँ। एक तो हम लोगों को क्लास 6 में, उत्तर भारत के लोगों को, जब हमारी उम्र 11, मिनिमम 11 साल थी और कुछ बच्चे बहुत लेट पढ़ने जाते थे, तब हमें अंग्रेजी से मुलाकात कराई गई। 6 स्टैंडर्ड में ABCD पढ़ाई जाती थी, अल्फाबेट्स, है ना, हाँ, और जीके कभी नहीं पढ़ाई गई। बिल्कुल, लेकिन आज़ादी के बाद जो पहला बैच सिविल का निकला, हम्म, उसमें 2 पेपर अनिवार्य थे, एक जीके और एक जनरल अंग्रेजी। और देहाती बच्चों को, देहाती का मतलब उस जमाने में तो 90% देहात था, 10% शहर था, बिल्कुल, उनको इन दोनों सब्जेक्ट से महरूम रखा गया, इसलिए उनके चयन बहुत कठिन होते थे। सामान्य ज्ञान अब जाके केजीबीजी में पढ़ रहे हैं और नर्सरी से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उस समय इंडिया के लोग नहीं पढ़ रहे थे, इंडिया के लोग किंडरगार्टन वाली एजुकेशन, जैसे आगरा में पीटर्स पैट्रिक्स है, एंथनी है, वो 1800 कुछ के हैं, 1870 के आसपास के जी, तो वो बच्चे या बच्चियां एलिट क्लास की 4 साल में पढ़ रही थी, और वहां से 2 किलोमीटर दूर गांव का 11 साल में पढ़ रहा था। अरे इतना फर्क, क्यों? 7, आपको नहीं पता, 7 साल का अंतर कर दिया। हाँ, तो जो 7 साल पहले बच्चे दौड़ गए, उनको छूना थोड़ा कठिन सा होता है। तो ये एक बहुत नाइंसाफी हुई है गांव के बच्चों के साथ। फार्मूला ये है कि जहां अच्छे स्कूल हों वहां जाएं। मैं बुजुर्गों से कहता हूं कि अपने नातियों को और बच्चों को, नातिनियों को लेके शहर जाएं, खुद भले मलिन बस्ती में रह लें, नाले के इनको किनारे रह लें, स्कूल अच्छे में एडमिशन करा दें, यदि वो सक्षम है।
जी बिल्कुल। स्कूल ले जाएं लाएं, ट्यूशन पे ले जाएं लाएं, ये भी एक फसल देखने के, ये भी एक फसल है। जैसे गेहूं बाजरा की फसल खेत में रोज देखने जाते हैं, तो ये भी देख लेंगे, हाँ यहाँ हाँ। से रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि खेती, प्रधानमंत्री जी किसान की आय दुगनी का संकल्प लिया है, लेकिन खेती घाटे की थी। खाद हम्म। बिजली पानी डीएपी यूरिया कीटनाशक और में खेत में काम करने के, यदि अपने भी मजदूरी लगा लो तो घाटे की है। हम्म। खेती आपकी तब है जब वर्षा से बच जाए, ज्यादा वर्षा से, हाँ कम वर्षा में हो पाए, ओले से, पाले से, कोहरे से, जी। निराश्रित गौवंश से, नील गायों से, नील गाय। आग से बचे, क्लाइमेट चेंज से बचे, तब आपकी है। लेकिन सरकारी नौकरी में सरकार किसी की हो, 1 तारीख को तनख्वाह आती है, तो ऐसा नहीं सब गवर्नमेंट जॉब करेंगे तो खेती कौन करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो आप कह रहे हैं कि आय को दुगना हम कर सकते हैं उन्नत किस्म के पशुपालन से, बिल्कुल। खेती के साथ मुर्गी पालन, मछली पालन, सुगर पालन, बकरी पालन, फूलों की खेती, फलों की खेती, जी। प्राकृतिक खेती, हम्म। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ड्रिप इरिगेशन से पानी बचाएं, स्प्रिंकलर इरिगेशन, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, इसका प्रयोग करके हम लागत कम कर सकते हैं और आय दुगनी कर सकते हैं। राइट। लेकिन यदि हम गणित 5 साल के बच्चे सभी वर्ग के समान दिल दिमाग फेफड़े और आईक्यू को लेके पैदा करते हैं, होते हैं, बाद में कौन बनेगा, क्या बनेगा, कहाँ तक जाएगा, ये एजुकेशन का स्टैंडर्ड, परिवार का वातावरण। तो एजुकेशन के स्टैंडर्ड तो मैंने 5 बता दिए। चौथे प्रकार के स्कूल में बच्चे अगर पढ़ेंगे और कम्पिटिटिव एग्जाम में 7 से 10 पेपर होता तो 8 बजे बाहर हो जाएंगे वो। तो एक गणित की ट्यूशन लगानी चाहिए। ठीक है। मान लो 1000 रुपये में, आप दिल्ली वाले तो कहेंगे कि आप कहाँ की बात कर रहे हैं, हम तो अपने देहात की बात कर रहे हैं। 1000 में गणित का ट्यूटर मिल जाएगा, एक में अंग्रेजी का। वैसे तो स्कूल की शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वो बिल्कुल ये हर विषय ठीक तरीके करें। से। ये हाँ। वो नहीं कर पाते हैं किन्हीं कारणों से, क्योंकि उनको 40 बच्चे पढ़ाने हैं, ट्यूटर को 1 बच्चा पढ़ाना है। तो गणित अच्छा है तो कितना खर्चा हुआ महीने में, 2000, साल में 24,000, और 12 साल तक हमें से कोई ट्यूशन पढ़ा नहीं है 365 दिन। मैं तो उसकी खर्चा बता रहा हूँ, तो 2,80,000। ये 3 लाख रुपए 12 साल तक कोई अच्छा ट्यूटर किसी बच्चे को 365 दिन गणित पढ़ाएगा तो गणितज्ञ हो जाएगा। छोड़िए गणितज्ञ होने की बात, इसका गणित अच्छा, उसकी फिजिक्स अच्छी, ऐसे बच्चे आईआईटी करेंगे, नहीं तो फिर आईटीआई करेंगे। और ठीक बात आईआईटी है। और आईटीआई में जमीन आसमान का फर्क है। जी। मैं अंग्रेजी का बहुत समर्थक नहीं था, हो गया हूँ। लोहिया कहते थे अंग्रेजी में काम ना होगा फिर से देश गुलाम ना अंग्रेजी की होगा। अध्यापिका से बात कर रहे हाँ, हैं। तो या तो लॉर्ड मैकाले को जब भगाया था तो उसकी शिक्षा पद्धति को भी बंगाल की खाड़ी में डुबो देते। बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि ये गलतफहमी निकाल दो कि अंग्रेजी बहुत जरूरी है। दुनिया के कई विकसित राष्ट्र, रूस, चाइना, जापान, अपनी कोरिया, वर्नाकुलर यूज फ्रांस, करते एक शब्द अंग्रेजी का नहीं बोलते थे और विकसित हुए। हम हम्म। रानी के गुलमटे लोग अंग्रेजी पढ़ते रहे, हाँ लेकिन या तो शुरू में हट जाती तो हाँ। हम ब्लड को रक्त कहते, लीवर को यकृत कहते, किडनी को वृक्क कहते, आरबीसी को श्वेत रक्त कणिकाएं कहते, तो बुरा नहीं लगता क्योंकि अब सब कहते। लगता है। अब हाँ। थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। तो यदि अंग्रेजी कोई 12 साल 365 दिन पढ़ेगा तो अंग्रेजी बड़ी अच्छी भाषा है, अच्छा ट्यूटर मिल जाए। अंग्रेजी का ये जलवा है कि यदि आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, एक सूट पहनते हैं, टाई लगाते हैं और अपनी फर्राटेदार अंग्रेजी से 1 लाख रुपए महीने की नौकरी बहुराष्ट्रीय कंपनियां दे देती हैं। तो उन कंपनियों को भी तो आप ही लोग ला रहे हैं भाई। हम हिंदी को माथे की बिंदी कहते हैं। मैंने नहीं, हिंदी माथे की बिंदी है और बुंदेली भी उसमें हाँ। सहयोग करती है जहाँ से आप हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन when at Rome do as Romans do, तो अब दुनिया के साथ नहीं चलेंगे तो पीछे हो जाएंगे। अब तो भारत विकसित राष्ट्र की तरफ जा रहा है, बिल्कुल। नंबर 3 इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, तो मोदी हम जी के अंग्रेजी नेतृत्व में से सुपर बचेंगे पावर की तरफ। कैसे? नहीं, अब बच तो नहीं रहे, अब नहीं हाँ, बच रहे अब ना। तो हम बच ही नहीं या सकते। तो हटा देते, नहीं हाँ। हटा पाए तो दुगनी गति से उसको स्वीकार बढ़ेंगे। करें। यस। तो ये अंग्रेजी का है। तो एक बच्चे ने कहा कि 12 साल ट्यूशन पढ़ाने का आपका फार्मूला है, 12 साल शहर आएंगे तब रिजल्ट आएगा। पिछली सरकारों में हम जो नकल से पास हुए हैं, हमारी बुनियाद खराब है। तो
अच्छा, हमारे उस लिए बुनियाद के बारे हमारे में लिए कुछ कोई बताइए। हमारे लिए हाँ वो बुनियाद ये है कि हमारा यूपी बोर्ड वाज वन ऑफ द बेस्ट बोर्ड ऑफ इंडिया वंस हाँ, अपॉन ए टाइम। यस, ऑफ कोर्स। फिर क्या हुआ कि कुछ क्षेत्रीय दलों की सरकारें आई वोट बैंक के लिए, तुष्टीकरण के लिए, बच्चों को खुश करने के लिए, हाँ जी। और नकल हुई। तो राजनाथ सिंह जी जब कल्याण सिंह जी की सरकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री थे तो एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया उन्होंने, पार्टी का बड़ा नुकसान हुआ। उन्होंने कहा नकल विरोधी अध्यादेश लाई। अध्यादेश, ओके, यस। तो फिर सपा बसपा का गठबंधन हुआ 93 में। तो मुलायम सिंह जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा बच्चों यदि हमारी सरकार आएगी तो हम शपथ लेने के पहली कैबिनेट में 15 मिनट में इस नकल विरोधी अध्यादेश में आग लगा देंगे। इसका मतलब है नकल शुरू हो करा जाएगी। देंगे। ओहो। तो ये बात सही है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि राजनाथ सिंह जी के नकल विरोधी अध्यादेश के कारण 22% रिजल्ट आया, हाँ, लेकिन सभी जॉब में है। लेकिन अगली बार 80 आया जॉब में नहीं है। तो सब जॉब में नहीं है। हाँ हाँ। पुलिस में भर्ती नहीं हो पाई लेकिन भर्ती देख पाए, माने फॉर्म भर पाए। तो ये हमारा सबसे बुरा दिन है जब हमने नकल विरोधी अध्यादेश को खत्म किया। तो आजकल सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे आईसीएसई वाले ज्यादा हम्म घमंड के साथ कहते हैं और यूपी हम्म, बोर्ड वाले धीमे बोलते हैं यूपी बोर्ड, जबकि यूपी बोर्ड एक समय सबसे अच्छा सबसे बोर्ड अच्छा हुआ था। करता था। तो उस बच्चे से फिर मैंने कहा कि उसने कहा हमारे लिए क्या, मैंने कहा अब तो काफी पानी बह गया, तुम हाँ 12th में आ गए हो। तो अब गार्जियन से कहता हूँ दो प्रकार के कॉलेज होते हैं, नंबर लाओ फ्री सीट पे जाओ, नंबर नहीं है बिल्कुल तो मैनेजमेंट कोटा की कहीं कहीं व्यवस्था है। बिल्कुल। तो उस बच्चे से मैंने कहा तुम तो हमारे क्षेत्र के छलेसर के रहने वाले हो, हम्म तुम्हारे पिताजी पे 10 बीघा जमीन है, क्योंकि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का पटवारी हूँ, सब घरों को जानता हूँ। हम्म। और फिरोजाबाद से लेके मथुरा तक सड़क पर 3 करोड़ कच्चे बीघा कीमत है। अच्छा। ये तुम्हारे पिताजी आधा बीघा जमीन बेच के हम्म। और एडमिशन तुम्हारा एमबीए बीबीए बीसीए एमसीए होटल इसमें मैनेजमेंट करा दे। इंजीनियरिंग प्राइवेट में करा दें तो कुछ बन जाएगा, या विदेश भेज दें हाँ, किसी डिप्लोमा डिग्री के लिए, कुछ बन जाओगे तो आधा बीघे बिकी हुई की जगह 2 बीघे खरीद के दे दोगे। बिल्कुल। और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आपके माध्यम से भी गार्जियन और बच्चे दोनों सुने कि एक दिन वो ओवर एज हो जाएंगे, उसी हाँ, के साथ बेरोजगार हो तो जाएंगे। इसमें तैयारी करे जा रहे बेरोजगार हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे बेरोजगार हैं। हो जाएंगे, हाँ, उसी के बाद फिर डिप्रेशन में आ जाएंगे। बिल्कुल। फिर हो सकता है कि नशा करें। हम्म। फिर पिताजी के मरने पे जो जमीन पटवारी कर देगा तो शायद बेचेंगे और खाएंगे कम पिएंगे ज्यादा। हाँ, सही बात। इसलिए मैं युवाओं से कहता हूँ कि गार्जियन से कि समय रहते हुए अपने बच्चे पर कुछ खर्च करें और उनका भविष्य बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप बहुत शिक्षा की बात कर रहे हैं, जबकि आपकी मिनिस्ट्री ये नहीं है, तो शिक्षा के लिए इतना जोर, इतना बल क्यों? 2 कारण है। शिक्षा का नौकरी से संबंध है लेकिन पूरा संबंध नहीं है। विद्या ददात विनम्रता देती है। माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पठाती, न शोभते हंस मध्य सभा मध्य बकोया था। वो सब माताएं और माता शत्रु हैं और पिता बैरी हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है। ये तो तब कहा गया था जब पढ़ते नहीं थे, अब हम हम्म। कहेंगे जो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। यस। ऐसे बच्चों की वही स्थिति होती है जो हंस के मत सभा में बगुले की होती है। ऐसे एग्जाम्पल्स तो आपके पास बहुत सारे होंगे। और दूसरा कारण ये है कि जब से मेरे से पूछा जाए कि आज़ादी के बाद प्रमुख 3 योजनाएं मेरी दृष्टि से क्या है, हम्म। तो मैं नंबर 1 पे दूंगा कि मोदी जी ने और भाजपा शासित सभी राज्यों में, अब तो ढूंढना पड़ेगा भाजपा शासित राज्य कहाँ नहीं है, कहा नहीं है। उन्होंने सभी नॉन गेस्टेड नौकरियों में इंटरव्यू को समाप्त कर दिया। फिर एक बच्चे ने कहा आप इंटरव्यू समाप्त करने को पे इतने ज़्यादा बोलते हो, तो इंटरव्यू लेने के लिए नहीं हुआ करते थे, हाँ। इंटरव्यू निकालने के लिए हुआ करते थे। लेना है तो पहले चेयरमैन को एक सूची मिल जाती थी, हम्म। वो चाहे पॉलिटिशियन से मिले या वो खुद भी तो इन्वॉल्व होता था। बिल्कुल। तो लेना है तो आगरा की स्पेलिंग बताओ और नहीं लेना है तो चेकोस्लोवाकिया की बताओ। तो चेकोस्लोवाकिया की बता के भी नहीं लगती थी क्योंकि वो बंदरबाट हो जाती थी। राइट। वीडियोग्राफी जब तक नहीं होगी इंटरव्यू की तब तक आप हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते कि मैंने 5 क्वेश्चनों के जवाब दिए तो मुझे कम नंबर मिले, इसने एक का भी नहीं दिया इसमें मिले। इसलिए नॉन गेस्टेड में आप चपरासी का इंटरव्यू क्यों होता था, चौकीदार का क्यों होता था, माली का क्यों होता था? हम्म। जो आपको पूछना है वो रिटर्न में पूछ लो।
हाँ। तो इसलिए सभी नॉन गेस्टेड छोटी नौकरी नहीं होती है। हम्म। देश में ग्रुप ए बी सी डी है, ए में इंटरव्यू होंगे, बी के केवल गेस्टेड के होंगे, बी के नॉन गेस्टेड के नहीं होंगे और सी और डी में नहीं होंगे। बिल्कुल। जबकि जहाँ हम बैठे हैं यहाँ का थानेदार जो है इंस्पेक्टर, वो नॉन गेस्टेड है, असीमित पावर वाला। अच्छा। ठीक रेलवे है। का ड्राइवर है, कंडक्टर है, गार्ड है, ये हम्म। सब नॉन गेस्टेड है। बिल्कुल। तो एसपी एक होता है, सिपाही हजारों होते हैं, कलेक्टर एक होता है, पटवारी बहुत होते हैं। तो नॉन गेस्टेड नौकरियां ज्यादा हैं, उनमें मोदी जी ने और यूपी में योगी जी ने और भाजपा शासित राज्यों में इंटरव्यू खत्म होना अब आ रहा है बच्चा, तो कोई रोक नहीं पाएगा और नहीं आ रहा है तो ले नहीं पाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये नौकरियों का युग है। ओके। अगर आज भी कोई बच्चा, अब क्या है, वो एमआर सीट होगी, क्वेश्चन नंबर 1, हम्म। ए बी सी डी 4 आंसर सही टिक करो, पूरा नंबर गलत, जीरो, पूरा जीरो। अब एग्जामिनर पहले के तो ऐसे लगाते थे, एग्जामिनर के टिक हाथ में लगाते नहीं थे। है, तो उसके उसके हाथ काट दिए मोदी जी ने, हाँ। सही कर दिया। चेयरमैन है नहीं, और गेस्टेड अफसरों के तो इंटरव्यू होने चाहिए और होना भी चाहिए। हम्म। उनके अंदर बहुत सारी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी और इंटरव्यू देखना चाहिए, क्षेत्रवाद तो नहीं है, जातवाद तो नहीं है, धर्मवाद तो नहीं है, हम्म। सांप्रदायिक तो नहीं है, प्रेजुडिस तो नहीं है, हम्म। ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है या नहीं। किसानों ने घेर लिया 5,000 ने, तो मम्मी को फोन तो नहीं कर रहा है कि लाठीचार्ज करना है या नहीं करना है, तो वो तो इंटरव्यू होना चाहिए। नॉन हाँ। गेस्टेड के नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बहुत बोल रहा हूँ कि अगर आज भी कोई बच्चा प्रतियोगिता दर्पण, प्रगति मंजूषा, कंपटीशन मास्टर, हिंदी के अखबार, टेलीविजन की न्यूज, खन्ना वर्मा की जीके की किताब 8-10 घंटे पढ़ लेता है, तो बिना इंटरव्यू वाली 35-40 हजार की नौकरी उसका घर का दरवाजा खटखटाएगी। किताबों से तो दूर हट गए हैं बच्चे, मोबाइल हाथ में आ गया है। हाँ, सबकी नींद 1 घंटे 2 घंटे कम हो गई है पूरे विश्व की, हाँ हाँ। और थोड़ा दूसरे माध्यम से पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे समय हम एक प्रतियोगिता दर्पण खरीदते थे, 3-4 लड़के मिलकर पढ़ते थे, सेकेंड हैंड किताबें खरीदते थे, बुक बैंक से किताब लेते थे, लाइब्रेरी जाते थे, उसका एक अपना अलग मजा है। लेकिन आजकल गूगल में, बाबा में सब कुछ है, लैपटॉप में, बिल्कुल। उसमें अच्छी भी चीज़ें खराब भी चीज़ें हैं, तो अपने मतलब की अच्छी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। तो अब तब हम पूछते थे एक दूसरे, हाँ भाई बता संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है यार, किताब ढूंढो। आज गूगल बाबा बता देंगे तुरंत कौन है तो यूं। बता देंगे कि कौन से। अब हमें याद है हमारे समय कुर्तवाल धीम, कॉफी मनान, ये हमें याद आ रहे हैं कि सब। हमें याद था नदी कौन सी लंबी है, हमने बीएससी की बात पढ़ा, पहाड़ कौन सा ऊंचा है, मुद्रा क्या है, राजधानी क्या है, संयुक्त जी राष्ट्र संघ जी। का महासचिव कौन है, डब्ल्यूएचओ का चेयरमैन आदि पढ़ते थे। हाँ, अगर ये नर्सरी से पढ़ाया जाता तो बेसिक जीके हम लोग जान जाते। तो ये थोड़ी एक दिक्कत तो हुई है। लेकिन आज जो है, मुझे याद है पहला चुनाव आयुक्त तो हम आर के त्रिवेदी साहब, हाँ हाँ। श्यामलाल सगदर साहब, ये हमें याद है उस जमाने के। फिर शेषन साहब आए तो याद नहीं करना पड़ा, सबको सबको पता चल गया। तो ये बिल्कुल। जीके बेसिक आजकल जो पढ़ाई जा रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, ये अच्छी बात है। जी जी बिल्कुल। अब कुछ रैपिड सवालों के जवाब। आप खाना बनाते हैं? नहीं, शादी होने के बाद तो एक दिन दूध जलने की बदबू आ रही थी, वाइफ कहीं चली गई होगी, तो मैंने कहा देखो पड़ोस में कहीं दूध जल रहा है, कहा नहीं जल रहा, तो फिर जाके मैंने देखा हमारे घर में जल रहा है, तो स्विच ऑफ कर दिया था, इतना काम किया। क्योंकि मैं फुल टाइम पॉलिटिक्स करता आपकी सबसे पसंदीदा किताब? हूँ। शिवाजी सावंत साहब की मृत्युंजय, ओके। कर्ण उनका हीरो है, हाँ हाँ। और हर आदमी सोचता है कि उसमें एक कर्ण है जिसके साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। आपके जीवन की प्रेरणा? माता पिता। ओके। आपकी सहगामिनी जिनके साथ आपको 36 इयर्स ऑफ मैरिज हो गए हैं, उनका कैसा सहयोग रहा? आप तो पूरे किसी टाइम कोई घर से भी बाहर होते। राजनीतिज्ञ हम्म। ब्यूरोक्रेट सफल हो सकता है, राजनीतिक कभी सफल नहीं हो सकता यदि उसकी फैमिली ने उसका साथ नहीं दिया, उस विशेष तौर से पत्नी से। इस समय मैं दिल्ली में हूँ, तो आगरा में क्या कोई आ नहीं रहा होगा, बिल्कुल। गेट बंद रहे, कोई पानी ना पूछे, बैठाए नहीं, चाय नहीं पिलाए, हाल चाल ना पूछे, तो वोट दिन भर खराब हो गए। फिर हमारे सारे इलेक्शन में मैं जितने गाँव करता हूँ उतने वो भी करती हैं। मेरे से रूठा हुआ व्यक्ति अगर कोई मना सकता है तो फिर और कोई नहीं है, फिर मधु बघेल ही मना सकती है, क्योंकि वो बीच के दिनों में विकास के लिए भी कहती है और सहयोग भी करती है और सम्मान भी करती है। बहुत बहुत बढ़िया। आपके दोनों बच्चे डॉक्टर हैं, हम्म, ये अपने आप में ही उपलब्धि है। जहां आप शिक्षा की बात करते हैं तो आपने ये जीवन किया है कि आपके दोनों बच्चे डॉक्टर हैं।
नीट यूजी और पीजी देश की कठिन एग्जाम में से एक है। जी जैसे सिविल है, आईआईएम है, आईआईटी है, नीट यूजी पीजी है, क्लैट है। जी। ये इनमें जुगाड़ नहीं चलती कभी। तो उन्होंने क्वालिफाई किया, उसमें मेरा सहयोग नहीं है। मैं कहता हूँ जरा सा भी नहीं है, उसमें मेरी वाइफ का ही सहयोग है, क्योंकि मैं जब सुबह सो के उठता हूँ तो बच्चे स्कूल जा चुके होते थे, और जब मैं आता हूँ तो वो सो रहे होते हैं। इतवार को हमारी एक मुलाकात होती थी। अच्छा। हाँ, वो भी इतवार मेरा जनता दरबार रहता है, तो वो मेरा सबसे हैट्रिक डे होता है। तो बच्चों का आप बता रहे थे। हाँ, मधु बघेल का पूरी परवरिश है, हाँ हाँ। क्योंकि मैं उसकी क्रेडिट लेना भी ठीक नहीं है। मैंने जैसे बताया ना कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो मैं सुबह सो रहा होता हूँ, और जब मैं आता हूँ रात को 12 से 1 या 1 से 2, कभी ओहो। कभी 2 से 3, तो फिर वो सो रहे होते हैं। तो संडे एक रहता है, संडे को मैं जनता दरबार लगाता हूँ, तो हम लोग मिल लेते हैं। हाँ। मैंने 27 साल में लंच नहीं किया कभी ओहो। घर में। तो ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच पैक करा के जाते हैं, और रात का खाना कहीं क्षेत्र में ही खाते हैं 27 साल से। राइट। तो एक शेर याद आ रहा है कि मैं तो खिलौने की दुकानें ढूंढता रहा, और बच्चे कब के बड़े हो गए। तो आर्थिक सहयोग करना ही सारा सहयोग नहीं है, हाँ। परवरिश में और भी चीज़ों की जरूरत होती है। हम्म, तो ईश्वर की कृपा है बिल्कुल कि कि आपको वो ऐसी ऐसे सगामिनी बच्चे का मिली। बिल्कुल। अ, ऐसा कोई सपना जो अधूरा है। सपने देखने नहीं चाहिए, टूटने पे बहुत दुख होता है, दिल टूटता है। घोड़े के तांगे वाले घोड़े के आँख पे 2 वो लगे रहते हैं, साइड का कोई सीन वो ना देख पाए। कौन सी गली, भीड़, कुत्ते भौंक रहे हैं, साइकिल आ रही है, बस आ रही है। जो लक्ष्य है उसको निर्धारित करके वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि सपने, हालांकि एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने अच्छी बात कही, सपने वो नहीं जो रात में सोते हुए देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं। और जैसा विवेकानंद जी का उठो खड़े आज हो, के समय में और अपने, आपका फेवरेट राजनीतिज्ञ। हाँ वो बताता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी एक मसलसल सफर है। अच्छा। मंजिल पे पहुंचा तो मंजिल बढ़ा दी, जब से चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। बहुत बढ़िया। फेवरेट लीडर नो डाउट, दुनिया जिसको स्वीकार कर रही है, ग्लोबल लीडर, दूरदर्शी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नेता, एमएलए एमपी बनाने वाले, जी। बहुत बड़े कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करने वाले, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने वाले श्री नरेंद्र मोदी। जी। बिल्कुल। उनकी तो पूरी दुनिया फैन है। और इंडिया में भी वो युवाओं के लिए जो एक नया प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं वो है स्टार्टअप्स। आज मैं जब भी बाहर निकल कर के देखती हूँ तो हर दूसरा बच्चा कहता है कि मैं स्टार्टअप की तरफ जा रहा हूँ। हाँ, 10-20 थे जब वो प्रधानमंत्री बने, आज हजारों की संख्या। बिल्कुल, और उसका सारा क्रेडिट हम्म। उनको ही जाता है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतने अंतर्मन से आपने हमें सारी चीज़ें बताई। और मैं बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि आज मुझे आपके साथ में नहीं नहीं, आपकी। थैंक यू वेरी मच। आपके इस इंटरव्यू से हम भी अपने अतीत में के पन्नों को खंगाले हैं, और बचपन याद आया। नहीं वो नहीं। है ना, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो वो बारिश का बारिश पानी। का पानी। तो हमने नर्सरी से शुरू किया था, तो मैं फ्लैशबैक में गया, तमाम गांव, देहात, शहर, पढ़ाई, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पुलिस, अध्यापन, राजनीति। बहुत। चलिए सर, थैंक धन्यवाद। यू।